सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। इस प्रोग्राम में सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। सबसे पहले करते हैं पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। सबसे पहली बात अमेरिका ईरान इजरायली जंग के बारे में। खबर सामने आ रही है कि 500 करोड़ देने की घोषणा ईरान कर रहा है। किनको? जो ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या करेंगे। ये कैसी कैसी हरकतों पर उतर आए हैं देश अभी। देखिए गुरप्रीत, जब डिप्लोमेसी में आप लोग किसी पॉइंट के ऊपर अड़ जाते हैं तो दोबारा जो झगड़े करने के, और झगड़े भी बहुत फूहड़ तरीके के करने की जब आप कोशिशें करते हैं तो ऐसा दिखता है। अभी तक ईरान मुझे लगता है कि सम्मानित स्थिति में ही खड़ा था, लेकिन खैर ये बड़ी अजीब मुझे लगी कि एक तरफ तो आपके जो मंत्री, विदेश मंत्री वगैरह और जो आपके डिप्लोमेट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई डील क्रैक हो जाए, दोनों तीनों मुल्कों के बीच में शांति रहे। और दूसरी तरफ आप देखिए कि ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं। अब यही है कि जो द टेलीग्राफ की रिपोर्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि ईरानी जो पार्लियामेंट है उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग इस पर बिल लाने की बात कर रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी नेतन्याहू और ट्रंप को जहन्नुम पहुंचाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो खैर अजीब है। हालांकि जो ईरान के सर्वोच्च नेता थे अयातुल्ला अली खामेनेई, उनकी मौत भी अमेरिका की वजह से और इजराइल की वजह से हुई है। तो खैर वो उसको उस तरीके से भी कह रहे हैं कि हम बदला इस हिसाब से लेंगे कि इन दोनों को जहन्नुम पहुंचाएंगे और जो ऐसा काम करेगा उसको हम 500 करोड़ रुपए देंगे। खैर अगर मैं बात करूं तो मंगलवार पर हमला करने की तैयारी, मंगलवार के दिन हमला करने की तैयारी ट्रंप कर रहे थे, लेकिन जो कतर हैं, सऊदी अरब हैं और यूएई जैसे जो गल्फ देश हैं वो बातचीत के लिए कुछ समय मांग रहे थे, तो इस वजह से ये हुआ। उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ के ऊपर भी लिखा है और ट्रंप ने ईरान को फिर चेताया है कि आप जल्दी समझौता कर लो, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। तो खैर उन्होंने कहा कि घड़ी तेज चल रही है। इसके अलावा अमेरिकी इजराइल की जो ईरान पर नए हमलों की जो तैयारियां हैं वो अलग अलग मीडिया हाउसेज में आज अपने को देखने को मिली हैं, काफी उसके ऊपर बात हुई है। हॉर्मुज में जो क्राइसिस है वो आपको पता ही है, सीवियर होता जा रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 1500 कारोबारी जहाज फंसे हुए हैं और मतलब इसमें ज्यादातर आपको पता है कि किस किस्म का खतरा वहां पर ड्रोन के हमले हो सकते हैं, माइंस बिछी हुई हैं उस इलाके में, मिसाइलों का खतरा है और 20,000 से ज्यादा जो उन 1500 शिप्स के ऊपर लोग हैं, मौजूद हैं, नाविक, उनकी जान को भी खतरा तो है ही। यूरोप को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। सऊदी अरब पर ड्रोन के हमले भी हुए 24 घंटे याद करिए तो। हालांकि जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने 3 ड्रोन मार गिराए हैं और कुवैत और कतर ने सऊदी की जो सॉवरेंटी है और जो रीजनल जो सिक्योरिटी है उसको लेकर चिंता जाहिर की है। इसके अलावा मैं विजुअल देख रहा था कि ईरान में लड़कियों को AK-47 चलाने की तैयारियां देखी जा रही हैं और आज कई सारे जो इस किस्म के जो वीडियोज हैं वो हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिले हैं। खैर ईरान का एक ही मामला देखने को मिल रहा है लगातार। ईरान ये कह रहा है कि भाई हमारे ऊपर हमला किया तो हम जो गल्फ के देश हैं, अरब देश हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं जो अभी अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं। तो मतलब ईरान एक अलग किस्म की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। डिप्लोमेटिकली चीजें आगे बढ़ नहीं रही हैं। 2 पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जो यूरेनियम वाला, जो अनरिच्ड यूरेनियम वाला जो मसला है वो आपको पता है कि लगातार उलझा ही हुआ है। तो खैर काफी ये जंग ऐसी हो गई है कि जिसमें अब आपको बिलो द बेल्ट चीजें भी देखने को मिलेंगी और समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरफ बढ़ रही है, किस खाते में जाएगी।
जी, जी। इससे आगे बढ़े तो आज राहुल गांधी बोल रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़्ड पीएम सवालों से भागते दिखे हैं। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पीएम मोदी से सवाल करती एक महिला पत्रकार बताई जा रही है और पीएम बिना किसी तरीके का रिएक्शन दिए वहाँ से निकलते दिख रहे थे। गुरप्रीत देखिए, नॉर्वे जो मुल्क है वो प्रेस इंडेक्स में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 है, ठीक है। भारत 159वें नंबर पर है। तो मैं आज देख रहा था कि 159वें नंबर पर होने वाले देश के प्रधानमंत्री मीडिया फ्रीडम में, वो जब ऐसे मुल्क में चले जाएं जहां पर प्रेस को सबसे ज्यादा स्वतंत्रता है, तो फिर उनको मुंह छुपाने के अलावा कुछ बचता नहीं है। तो वही वही मुझे दिखा। और वहाँ नॉर्वे की एक महिला जर्नलिस्ट है, मैं भी मतलब हम दोनों आपस में ट्विटर पे एक दूसरे को फॉलो भी करते हैं। उनका नाम है हेलिनिंग। तो हेलिनिंग सवाल कर रही हैं और वो हमारे नरेंद्र मोदी साहब अपना चेहरा बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका उनका चेहरा देखने वाला था। उसमें साफ दिख रहा है कि जो नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री हैं वो जोनास गार स्टोरे, तो उनके साथ जॉइंट प्रेस मीट थी, लेकिन मीडिया के सवाल नहीं लिए गए। और मोदी नॉर्वे के 2 दिन के दौरे पर हैं और आज शाम खत्म भी हो जाएगा। इसके अलावा जो महिला जर्नलिस्ट है वो लगातार सवाल कर रही थी और कहती है कि सवालों के जवाब क्यों नहीं देते पीएम मोदी। उसके बाद उनके एक चेहरा देखने को मिला तो बड़ा अजीब लगा। खैर, इसमें तो मजेदार बात तो यही है कि नॉर्वे वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 है और भारत 157वें नंबर पर है। मतलब एक ऐसा मुल्क जिसका प्रधानमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, वो एक ऐसे मुल्क में चला गया जहां पर पत्रकारों को सबसे ज्यादा स्वतंत्रता है। तो फिर वो तो भाई सवाल पूछ पूछ के आपको परेशान करेंगे ही। खैर, ये अजीब है और जवाब तो कोई था नहीं। आप इंडिया में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, अपोजिशन के और जो बाकी लीडर्स हैं, वो सब मजे ले रहे हैं, उनकी वीडियो शेयर कर करके पत्रकार भी शेयर कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और पेट्रोल और डीज़ल में ₹1 की और बढ़ोतरी हो गई है दामों में? हाँ, गुरप्रीत, जब से ये खबर आई थी कि इलेक्शंस हो चुके हैं 5 सूबों में और रिजल्ट आ गए, उस दिन से ही हम लगातार ये बात कर रहे थे कि अब आपको पेट्रोल डीजल के दाम देखने को मिलेंगे बढ़ते हुए। फिर कुछ दिन पहले पहले कमर्शियल सिलेंडर वालों को निपटा गया, उनके तो 993 रुपए एकदम से, 1000 रुपए एकदम से बढ़ाए गए। फिर चलिए सीएनजी का लगा, एलपीजी 5 किलो का जो सिलेंडर आता है एलपीजी का मजदूरों वाला, उस पे भी पैसे बढ़ाए गए। और अब जब ये इसके पैसे बढ़ाए गए पेट्रोल डीजल के, तो 3-3 रुपए बढ़ाए गए। जिस दिन 3 रुपए बढ़ाए गए तो उस दिन ही मतलब मेरी भारत के कई आर्थिक पत्रकारों से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि सर ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, कम से कम 15-15 रुपए बढ़ाने होंगे। तो उन्होंने कहा कि अब की बार जो इन्होंने सिस्टम रखा वो इस किस्म का रखा है कि 3 रुपए आज बढ़ा दिए, 2-4 दिन बाद 1 रुपए बढ़ा दिया, ऐसे कर करके महीने के अंदर ये 15 रुपए बढ़ाएंगे, एकदम नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो लोग चिल्लाएंगे। इसलिए आज आपको देखें कहीं 90 पैसे बढ़ा दिया, कहीं 1 रुपया बढ़ा दिया। तो ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वो बढ़े हैं। कई सूबे ऐसे हो गए हैं जिनमें तो 100 के पार हो गया, मतलब तकरीबन 15 सूबे ऐसे हो गए हैं जहाँ पर पेट्रोल जो है वो 100 के पार हो चुका है और 17 सूबे ऐसे हैं जहाँ पर डीजल 90 से ज्यादा हो गया है। तो कीमतें तो लगातार बढ़ ही रही हैं और आपको उसका असर दिख भी रहा होगा कि बहुत सारी जगह पे लोग डीजल और पेट्रोल स्टोर करने के लिए लाइनें लगा रहे हैं। मैं तो मतलब जो कीमतें हैं वो मैं देख रहा था कि पेट्रोल पंप्स पे और डीजल पंप्स के ऊपर लोग अपने कनस्तर ले लेके लाइनें लगाए हुए हैं, तो वो बड़ा मेरे को अजीब लगा। और मतलब बिहार का तो मैं देख रहा था, वहाँ तो सिर्फ 200 रुपए का ही पेट्रोल दिया जा रहा है, उससे ज्यादा पेट्रोल नहीं दिया जा रहा जो ज्यादा पेट्रोल लेने आ रहे हैं, तो वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें हैं। राजस्थान में तो एक विवाद हो गया कि जी। राजस्थान में एक पेट्रोल पंप वाले ने ड्रम में डीजल देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लोगों ने वहां पर हंगामा कर दिया। और पेट्रोल पंप जो संचालक हैं वो भी अब हड़ताल पर दिख रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि गलत हो रहा है। तो काफी अपन कहें कि दिक्कत हो रही है। मतलब पंजाब में, चंडीगढ़ में 1-1 रुपए बढ़ा है। लुधियाना में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो 100 के पार हो चुकी हैं, 101 रुपए का कन्यादान सा लिखवा दिया है लुधियाना में। तो खैर, तो ये दिख रहा है। और
मतलब पेट्रोल पंपों पे लंबी लंबी लाइनें, लोगों में पैनिक। वो किसान ठीक रहे जिन्होंने चुनाव के दौरान ही अपने 2-4 हज़ार लीटर के डीजल के ड्राम भरवा लिए थे, क्योंकि आपको पता है कि 1 जून से जोने की जो धान की जो फसल की बुआई शुरू होनी है, और खेतों में काम तो चलेंगे ही। तो किसानों के पास आपको पता होगा कि लोहे के जो टंकियां होती हैं, उसमें वो डीजल अपना भरवा लेते हैं, पहले ही एक्स्ट्रा भरवा लेते हैं। कौन हर रोज पेट्रोल पंपों के, डीजल पंपों के चक्कर लगाए, तो उनको थोड़ा सा फायदा होगा, थोड़ी बचत रहेगी। बाकी जो लोग अभी बेचारे परेशान हो रहे हैं, तो समझा जा सकता है नरेंद्र मोदी खुद विदेश घूम रहे हैं और मुल्क में आपको जो फ्यूल क्राइसिस है उसकी झलक देखने को मिल गई है। जी, बिल्कुल। अभी इससे आगे बढ़ते हुए मौसम की बात करते हैं। मानसून अगले हफ्ते केरलम पहुंचेगा, रफ्तार कम रहने की आशा है। देखिए गुरप्रीत, एक बात हमें ये समझनी होगी कि अल नीनो इफेक्ट दिख रहा है आपकी बार, ये अल नीनो ईयर होने वाला है। मॉनसून कम रहेगा, ठीक है। मॉनसून कम रहेगा, इसका मतलब, इसके कई मतलब हैं। इसका एक मतलब तो ये है कि भारत में जो बारिश आधारित जो खेती बाड़ी के जो इलाके हैं, वहां पर खेती बाड़ी प्रभावित होंगी, गर्मी ज्यादा पड़ेगी, हीट वेव ज्यादा देखने को मिलेंगे, और मतलब अर्थव्यवस्था पे प्रभाव देखने को मिलेगा। तो और कई इलाके तो ऐसे, बुंदेलखंड, वहां पर तो शायद भुखमरी जैसे हालात ना हो जाएं। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जिनकी हमें चिंता करनी चाहिए। तो 7 दिन ऑलरेडी केरला से लेट चलेगा, और वो जो ब्रेक होते होते अगर मैं बात करूं तो जो मध्य भारत है वहां तक तो 15 दिन का गैप पड़ जाएगा। औसत तापमान आप देखिए कि लगभग 45 डिग्री से ज्यादा रह रहा है, और दक्षिण इलाकों को छोड़ दें तो आधे से ज्यादा मुल्क में हीट वेव के असर हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा रेड हो रखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल लाल। और मतलब आपको आज मैं बताऊं, बठिंडा में मैं देख रहा था, बठिंडा में 47 डिग्री टेम्परेचर था, हरियाणा के सिरसा में 47 डिग्री टेम्परेचर था। तो वहाँ मतलब लार्जली जो सिरसा है और बठिंडा है, इस इलाके को थार का एक्सटेंडेड पार्टी माना जाता है, यहाँ तक थार डेजर्ट होता था। तो खैर यहाँ पर 47-47 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया, तो रेड अलर्ट है हीट वेव का। और मतलब इवन ये सलाहें दी जा रही हैं मौसम वैज्ञानिकों द्वारा कि भाई आप दिन में कम से कम, जब धूप पड़ रही है, तेज हीट वेव चल रही है, तब आप बाहर ना निकलें। हीट वेव के जो गहरे असर हैं वो आपके ऊपर देखने को मिल सकते हैं। इवन हिमालय बहुत गर्म हो रहे हैं। मैं देख रहा था हिमाचल प्रदेश में 2 जिलों में हीट वेव के अलर्ट जारी करने पड़े हैं। तो जी। हमने कभी नहीं सुने थे कि भाई हिमाचल प्रदेश में हीट वेव अलर्ट जारी हो रहे हैं। बड़ा खराब साल रहेगा। अल नीनो इफेक्ट है तो फिर बारिश कम होगी, मानसून देरी से पहुंचेगा, और हीट वेव की चीजें देखने को मिलेंगी। और जो क्योंकि इंडिया की बहुत सारी रूरल इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसमें भी असर देखने को मिलेगा। जी, जी। इससे आगे बढ़े तो जालंधर में आज 1984 के कत्लेआम के पीड़ित जो परिवार हैं, उन्होंने मार्च निकाला और सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। कौन-कौन सी मांगे रख रहे हैं ये आगे? बिल्कुल गुरप्रीत, आज जो पंजाब में जो 1984 में जो सिख कत्लेआम के जो पीड़ित हैं, उन्होंने उनका मोर्चा आज देखने को मिला, और सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। ये कहा है कि मांगे नहीं मानी तो सीएम आवास पे जाकर अनशन करेंगे। इसमें एक सबसे बड़ा तो यही है कि जो पंजाब सरकार ने पुनर्वास के जो वायदे करके अधिसूचना जारी की थी, उसको रद्द कर दिया है। तो वो एक बड़ा उन्होंने विश्वासघात माना है। मतलब इसमें जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख रहा था, तो 5 जो ऐसी विधवाएं थी जिनके परिवारों में नुकसान हुआ उस समय, और जिनके पति भी उस सिख कत्लेआम में मारे गए, तो उनको पुनर्वास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो वो था कि भाई उनके दोबारा से उनको बसाने के लिए आप कोई ठोस कार्रवाई करेंगे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी के आदेश भी इसको लेकर हो चुके हैं, और तकरीबन 25,000 ऐसे परिवार माने जाते हैं जिनके जो उस समय पे प्रभावित रहे थे। तो आपको कोई तो मतलब रिकंसिलिएशन एक शब्द है अंग्रेजी का, रिकंसिलिएशन। तो आप मतलब जो सरकारें हैं, उन्होंने जो पाप किए, जो जुल्म किए, वो तो सबके सामने है। अब बातें बीत गई हैं, 40 साल हो गए हैं।
तो कम से कम आप जैसे आप बोलते हो कि आप सोशल वेलफेयर स्टेट हो, तो आप कम से कम रिकंसिलिएशन तो करेंगे ना। आप उन पीड़ित परिवारों को आप पुनर्वास तो करेंगे। उनके नाम पे राजनीति बहुत सारी होती है, इवन बीजेपी बहुत सारी राजनीति करती है, कांग्रेस को निशाना साधती है, आम आदमी पार्टी भी करती है। अब तो आम आदमी पार्टी की हुकूमत है सूबे में, तो आम आदमी पार्टी को इनकी जो डिमांड्स हैं उनको उनको देखना चाहिए। एक तो यही कि जितने भी उस समय में जो परिवार प्रभावित रहे उनको घर आवंटित किए जाएं, घर दिए जाएं उनको। और जो भाई ऐसे भी परिवार थे जो शहरों में जो थोड़ा बहुत जिनकी दुकानदारी थी, जो अपना काम करते थे, तो उनको बूथ वगैरह मतलब दुकानें बना के दी जाएं। उनके बच्चों के जो है रोजगार की या फिर शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो ये कुछ हैं मतलब, और काफी इसको लेकर बात हो रही है, पर अभी तक कुछ ऐसा ठोस होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसको वैसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए सरकारों द्वारा। रिकंसिलिएशन जैसे मैं कह रहा हूँ कि खूबसूरत शब्द है, तो आप कम से कम ऐसे परिवारों जो पिछले 40-45 साल से लगातार इस दुख दर्द में जी रहे हैं, उनको आप एक मिनिमम रिलीफ देने की कोशिश करते हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो तो मिलना ही चाहिए। उसके लिए जी उन परिवारों को ऐसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, और भी ज्यादा भद्दा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। इससे आगे अगर बढ़े तो एक पंजाबी महिला सिंगर की हत्या का मामला सामने आया है और लाश भी नहर से बरामद हुई है। परिवार बता रहा है कि पिछले काफी दिनों से लापता थी वो लड़की। हाँ, लुधियाना की पंजाबी सिंगर है इंदर कौर। वैसे उनका नाम है यशिंदर कौर, लेकिन मतलब जैसे इन शॉर्ट वो इंदर कौर लिखती हैं। 29 साल की हैं, उनकी उनकी की थी, और उनकी हत्या कर दी गई। जो उनका जो डेड बॉडी है वो नीलो नहर में मिला। इंदर को 6 दिन पहले गन पॉइंट पर किडनैप किया गया था। उसके बाद परिवार उनकी तलाश में जुटा हुआ था। इंदर के भाई ने कहा कि मोगा का रहने वाला व्यक्ति जबरदस्ती शादी करने का दबाव बना रहा था। इंदर ने मना कर दिया तो उसे किडनैप कर लिया। फिर हत्या करने के बाद वह कनाडा भाग गया। हत्या करने के लिए ही कनाडा से नेपाल के रास्ते पंजाब आया था, और फिर इसी रास्ते से भाग गया। भाई ने बताया कि 5 साल पहले दोनों की इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई थी, लेकिन जैसे ही इंदर को पता चला कि आरोपी जो है वो डूबियस है, वो शादीशुदा है या उसके बच्चे भी हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। इंदर के जो माता पिता और 2 भाई हैं वो कोरिया में रह रहे हैं, और उनका जो एक भाई है वो लुधियाना के जमालपुर में रह रहा है। तो इंदर कौर को जैसे एक मतलब जो जो ये महिला सिंगर थी, काफी इन्होंने गाने भी दिए थे, जैसे ना चलदा, देसी सिरे दे, लानेदारनी, सोना लगदा तू, इस किस्म के कई सारे ऐसे गाने थे जो इन्होंने दिए थे। इनकी इनकी हत्या पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसके ऊपर दोबारा से एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रही है। मुझे लगता है कि इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, और सरकारों को इस पे, और प्रशासन है उसको इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर सख्त और बहुत बहुत जल्दी इसके ऊपर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। जी, और पंजाब सरकार ने आज एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है और किया भी सीएम मान के अपने गाँव से है। अंडरग्राउंड जो तारों का करने का एक बयान दिया था, उस पे काफी हंसी मजाक भी हुआ था सीएम भगवंत मान को लेकर। और अभी उसका काम शुरू हो गया है, प्रोजेक्ट शुरू हो गया है तारों को अंडरग्राउंड करने का। देखिए, बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ है। मतलब अभी पूरे पंजाब की बिजली तारें अंडरग्राउंड कर दी जाएंगी, इसमें मुझे थोड़ा सा अभी डाउट है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे उन्होंने जैसे खुद मान साहब का गांव सतोज संगरूर में, तो वो चुना है, और इस मौके पे जो मान है वो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आज का दिन गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा, और किसी भी राज्य ऐसा प्रोजेक्ट किसी भी राज्य ने नहीं सोचा। खैर, जो बीजेपी के नेता सुनील जाखड़ वगैरह वो सब इस मामले को लेकर हमलावर भी हैं, वो उनके ऊपर हमला भी कर रहे हैं। मान का एक तर्क सबसे बड़ा तो यही है कि पहले बिजली के खंभों को लेकर भी राजनीति होती थी, खंभा लगवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी, कई बार विवाद भी हो जाते थे। तो उन्होंने कहा कि इसलिए मेरे दिमाग में था, और अब फाइबर तारें आ गई हैं जो हर मौसम में चल सकती हैं, तो सरकार अब इस तरफ काम कर रही है। तो खैर है ये पायलट प्रोजेक्ट, पर देखते हैं कि कितना ये आगे सक्सेसफुल होता है, कहाँ कहाँ तक जाता है।
वो कह रहे, वो दूसरा जो तर्क है वो सिक्योरिटी का है कि जो ढीली तारें होती थी वो कोई आंधी वगैरह में टूट जाती थी तो हादसे का खतरा रहता था, तो इससे हादसा रुक जाएगा। तो ये चीजें हैं। और बाकी तो जो सुनील जाखड़ वगैरह हैं वो सब तो कह ही रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। जाखड़ मतलब हालांकि जाखड़ को तो वो कह रहे हैं कि ये तो भाजपा वालों का तोता है। तो ये अभी इसको लेकर थोड़ी पॉलिटिक्स तो पंजाब में दिखेगी, थोड़ी तू मैं दिखेगी। जी जी। और इससे आगे अगर हम बढ़ें तो पर्चे रद्द होने के विरोध में बरनाला में कल बंद रहेगा। भाजपा, कांग्रेस, अकाली दल और व्यापार मंडल ने मोर्चा खोला है। देखो गुरप्रीत, मामला क्या है कि कई जगह पे आपको पर्चे जो हैं लोकल बॉडीज के चुनाव में रद्द होते दिखे। और इसमें कई किस्म के मामले थे। आज मैं तो यहाँ मोहाली का एक नया गांव जो काउंसिल है उसका मैं देख रहा था, उसमें भी इवन एक सिटिंग जो पार्षद था, जो काउंसिल मेंबर था, जो जीता हुआ था, उसका भी पर्चा रद्द कर दिया गया। तो थोड़ा धक्का, और कांग्रेस ही था बेसिकली वो। तो अपोजिशन वालों के जो पर्चे रद्द हैं वो तो किए जा रहे हैं। इवन आप देखिए कि जो फरीदकोट वाला मामला देखिए, फरीदकोट कोर्ट का पूरा जैतों वाला, वहाँ पर 9 जो आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं वो इंडिपेंडेंट, वो बिना ही किसी उसके जीत गए, चुनाव हुए, क्योंकि वहाँ पर जो अपोजिशन पार्टियों के जो नेता थे उनके पर्चे ही रद्द कर दिए, नॉमिनेशन कैंसिल कर दिए गए। तो वो वहाँ पर वो जो हमारे स्पीकर साहब है कुलतार संधवा, वो अलग ही खुशी मना रहे हैं। तो खैर ये यहाँ बरनाला में सबसे ज्यादा हुआ है। तो बरनाला में तो जॉइंट जो प्रोटेस्ट है वो बीजेपी ने, अकाली दल ने, कांग्रेस ने वहां पर बुलाया हुआ है। व्यापार जो मंडल है वो भी दिखा, किसान यूनियन भी उसमें दिखी, और कई लोगों के वहां पर पर्चे बंद हुए हैं, रद्द हुए हैं। तो खैर ये मतलब जैसा जिस किस्म से चुनाव आयोग का जो प्रयोग बीजेपी करती है चुनाव में, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, तो लगता है कि वैसा सा प्रयोग शायद अब भी जो है वैसा वैसा इस्तेमाल शायद आम आदमी पार्टी भी कर रही हो। क्योंकि डाउट इसलिए जाता है क्योंकि ज्यादातर जो नॉमिनेशन कैंसिल हुए हैं वो अपोजिशन पार्टियों के हुए हैं, जो कि एक मेरे को लगता है कि आप कम से कम जो ऐसी लोकल बॉडीज के जो चुनाव हैं उनमें तो कम इंटरफेयर करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा नीचे, क्योंकि डेमोक्रेसी नीचे भी मजबूत हो तभी थोड़ा ये है कि आप लोगों के ऊपर भी प्रेशर रहता है। जो बड़ी पंचायतें हैं या बड़ी जो डेमोक्रेटिक यूनिट्स हैं लोकसभा और विधानसभा, उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है। पर ये हमेशा एक कोशिश होती है, जो बड़े होते हैं वो लोकल बॉडीज के ऊपर अपना मतलब क्या कहें उससे कि वो रखते हैं, नकेल कस के रखना चाहते हैं, ताकि ये जो सरपंच वगैरह होते हैं या पार्षद काउंसलर वगैरह होते हैं या नगर परिषद वगैरह होते हैं, ये सब उनको इलेक्शंस में वोटे डलवा सके। तो वैसा वैसा का मामला। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।